जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे चुनावों को ईमानदाराना तरीके से और स्ट्रेटेजिकली लड़ती है, वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के भी उन्होंने बहुत बढ़िया से रणनीति बनाई है और सबको एक साथ वोट कास्ट करने के लिए कहा है। अगर हम ये बताएं, टोटल 786 वोट हैं, जिसमें से 422 का समर्थन एनडीए के उम्मीदवार को मिल रहा है सीपी राधाकृष्णन को, और 313 मात्र नहीं करेंगे, ये भी एक बड़ी फिगर है, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मिल रहे हैं। हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग की भी संभावना हो सकती है। चर्चा करेंगे। डॉक्टर आशीष हांडा हमारे जुड़ चुके हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, जगदीप सिंह कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, और डॉक्टर अभिषेक अहलावत जो है वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप सबका स्वागत है। आपको मेरा नमस्कार, जगदीप जी आपको भी, और डॉक्टर अभिषेक को भी, और हांडा साहब को भी। हांडा साहब खुश लग रहे हैं, अभी नतीजे आना बाकी हैं। हांडा साहब, ये अंतरात्मा को वोट मांग रहे हैं इंडिया ब्लॉक के लोग कि वो अंतरात्मा जागेगी। जी मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन सच में इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट पोस्ट के लिए आज सभी एमपी जो है अपना वाइस प्रेसिडेंट इस देश का चुनने जा रहे हैं। नतीजे आपको और मुझे, जगदीप जी को और हमारे डॉक्टर अभिषेक जी को और पूरे देश को और पूरे विश्व को सबको पता है कि मोदी जी जिसके ऊपर विश्वास जता दें, ये देश की जनता अपना आशीर्वाद उसी पे निछावर कर देती है, और एमपी भी देश की जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यहां पे इस समय एनडीए के द्वारा घोषित कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जी की जीत निश्चित है। लगभग निश्चित नहीं कहूंगा, निश्चित है। और रात के डिनर का ऑलरेडी आयोजन किया जा चुका है। शाम को 6 बजे गिनती शुरू होगी। और मजे की बात क्या है कि एनडीए के ऑलरेडी जब हमें पता है पहले से ही हम जीत रहे हैं, लेकिन इस समय जब कुछ और दलों का भी समर्थन हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे बीजेडी, बीआरएस, सैड, इन लोगों ने ना अपना समर्थन देने का फैसला किया किसी भी दल को, यानी ये अब्सटेन रहेंगे, वहीं वाईआरएस सीपी ने हमारे सपोर्ट में अपने 11 एमपीज के साथ वोट देने का कहा। तो इस समय जो टैली है वो एक्सपेक्टेड ये है कि हमारा तकरीबन 450 प्रिसाइजली 445 का नंबर रहने वाला है अंदाजन, और इंडिया अलायंस का 320 के आसपास रहने वाला है, यानी तकरीबन 125 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हम जीतने वाले हैं। हो सकता है इसमें भी धनखड़ जी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जिस पर भरोसा करते हैं, प्रधानमंत्री ने जगदीप धनखड़ पर भी भरोसा किया था जी, वो भरोसा टूट कैसे गया? सच में देखा जी, कुछ नहीं हुआ। अब हेल्थ से तो कोई भी रिजाइन कर सकता है साहब, ये राजनीति है, जन सेवा है, जब तक जिसका मन करे। लेकिन क्योंकि आपने धनखड़ जी का नाम लिया तो मैं एक चीज और आपके दर्शकों को बता दूं कि धनखड़ जी के टाइम पे हमारे पास वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डाटा निकाल के देख लीजिए, जो टोटल वोट्स आए थे वो 2/3 मेजोरिटी आई थी, लेकिन हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2/3 नहीं थे, यानी अंतरात्मा जागी थी। और इस बार भी अंतरात्मा जागेगी, लेकिन किसकी अंतरात्मा जागेगी जगदीप जी हमें 6 बजे के बाद मालूम चलेगा। 422 एमपी एनडीए में और इंडी के 325, यानी हम 100 के अराउंड ऑलरेडी आगे हैं। ये जब हमने बात की सुदर्शन रेड्डी एज अ वीपी कैंडिडेट, आप ये समझिएगा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पद कितना इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात जो वीपी होगा वही राज्यसभा का चेयरपर्सन भी अनडाउटली एज पर टू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ही बनेगा। तो जब आप राज्यसभा के एमपीज को कंट्रोल करेंगे, और आप एमपीज को कंट्रोल कर रहे हैं, और खुद आप आज तक कभी एमपी बने नहीं, और आपको उस समय राज्यसभा के 245 एमपीज के ऊपर बना दिया जाए, तो आप सोचिएगा एक ऐसी हेडमिस्ट्रेस जो कभी टीचर नहीं बनी, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो कभी मिनिस्टर या एमएलए नहीं बना, एक ऐसा राज्यसभा का चेयरपर्सन जो कभी एमपी नहीं बना, क्या बचकानी हरकत नहीं है? क्या ये बिल्कुल भी हास्यप्रद है या नहीं है? और दूसरी तरफ एक ऐसा कैंडिडेट जो कि खुद 2 बार एमपी रह चुका है, एक ऐसा जज जो पिछले 14 साल से पॉलिटिकली एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि 2011 में उन्होंने जब उनका टेन्योर खत्म हुआ एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, तो 2011 के बाद से लेके अब
25 तक वो पॉलिटिकली एक्टिवेटेड नहीं है कहीं भी। अगर उनमें ऐसा कुछ पॉलिटिकल फायर थी तो अब तक इंडी ब्लॉक ने या कांग्रेस ने उनको कहीं ना कहीं कोई पद, कोई जिम्मेवारी क्यों नहीं दी। दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो कई बार गवर्नर रह चुका है और अभी भी एक्टिंग गवर्नर है महाराष्ट्र का, आप कैसे कंपेयर करेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जिसको कांग्रेस में कोई जगह ही नहीं दी गई, आज तक कोई पद नहीं दिया गया, कोई गलतियां की है ना आडा साहब, आपने भी ब्लंडर किया है बहुत बड़े बड़े, अध्यक्ष बना दिया हो। आडा साहब आप सुन लीजिए, आपने भी तो बड़े ब्लंडर किया है। सत्यपाल मलिक, जगदीप धनखड़, इनके चेयर में कैसे गलती होगी आपके? सर ब्लंडर किए से क्या मतलब है आप बताइएगा? अगर एक आदमी हेल्थ रीजन से अपना रेजिग्नेशन दे दे तो वो हमारा ब्लंडर है क्या? पहली बात, आप क्या हमारे ऊपर कोई एलिगेशन किसी तरह के लगाई क्या धनखड़ जी ने? और जहां तक सत्यपाल मलिक जी की बात है, आप सब जानते हैं कि इस तरह की एलिगेशंस, एक बार अपने पद मुक्त होने की बात लगाना, किसी का पर्सनल अपना वेंजेंस या पर्सनल फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। अपने पोस्ट पे रहते हुए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरी बात यहां पे समझने की है, आप फ्यूचर सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहां पे बात कर रहे हैं इंडियन सिक्योरिटी की। आप बीजेपी को भूल जाइए, एनडीए को भूल जाइए। भारत का उपराष्ट्रपति मतलब क्या? कि अगर राष्ट्रपति 1% को बीमार है, 1% को कोई उसके साथ फिजिकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह डिसीजन लेगा। और आपको पता है राष्ट्रपति की पावर कितनी होती है? 10 सुप्रीमो है, आर्म्ड फोर्सेस का हेड है। आप कैसे किसी भी एरे गहरे नत्थू कहरे को उस पोस्ट के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं? और फिर आपको पता है कि वो जीत नहीं सकता, उसके बाद आप खुद उस इलेक्शन में प्रेजेंट नहीं है। ये सब मतलब सिर्फ एक टाइम पास करना, एक नाटक करना, एक पॉलिटिकल जमीन खोजना, कहीं ना कहीं अपने गुरुओं को, अपने सर्वोच्च नेताओं को, सोरोस की टीम को, एंटी इंडिया ब्रिगेड के लोगों को यह दिखाना कि भाई हम ऑपोजिशन में हैं तो हमारा काम तो सिर्फ अपोज करना है। वरना जैसे अमित शाह जी ने कहा, सलवा जुदम जजमेंट जो उन्होंने दी 2011 में अपने रिटायर होने से कुछ महीने पहले, वो अपने आप में दिखाता है कि कैसे उनका नक्सलियों की तरफ प्यार था। जब वो कहते हैं नक्सलीज आर गांधीज विद गन, उनके कोर्ट में कहा जाता है। इतना ही नहीं, वो जजमेंट क्या कहती है कि जो सलवा जुदम जजमेंट थी उनकी, उसमें जो एक आउटफिट बनाया गया था गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अब विरोध भी, हल्का हल्का विरोध होने लगा है पार्टी के अंदर, आशीष जी कैसा विरोध है? आप क्या विरोध की बात कर रहे हैं विनोद जी? जब इतना बड़ा दल होता है, देखिएगा आपका अपना अगर 5 लोगों का परिवार भी होगा पर्सनल, या यहाँ पे जिस न्यूज चैनल में आप हैं यहाँ पे 50 लोगों का परिवार होगा, तो भी आपस में कभी ना कभी बर्तन इकट्ठे हैं तो खड़खड़ाते हैं, नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल क्या नहीं है? मनभेद और मतभेद का फर्क करना। मतभेद हो सकता है और वो बहुत नॉर्मल है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो एनडीए जो है वो बंद मुट्ठी की तरह है, जहां पे सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इंडिया अलायंस ये खुले पंजे की तरह है, जिसकी 5 उंगलियां भी अलग अलग हैं, अलग अलग आकार की हैं और अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। ये दिक्कत की बात है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपस में मतभेद होना नॉर्मल है, ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो एक आपके नेता ने कह दिया वो फाइनल है, वही बाइंडिंग है। इतना मान सम्मान भी अगर हो जाए तो आज की डेट में विनोद जी बहुत बड़ी बात है। हम सभी नेताओं को डील कर रहे हैं। मैं खुद एक लीडरशिप कोच हूं, इसलिए मैं बताता हूं कि जब हम लोग डीलिंग करते हैं ना, कोचिंग करते हैं नौसिखियों की, तो उनको कोच करना बड़ा आसान होता है। कहते हैं कोचिंग द लीडर्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, क्योंकि उन सबके अंदर एक बीमारी क्या होती है? आई नो इट ऑल, मुझे सब कुछ आता है। तो जब आप इतने सारे लोकल नेताओं के साथ डीलिंग कर रहे हैं, उनके अपने अपने रीजंस भी हैं, मजबूरियां भी हैं, उनको अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट भी करना है, उनको उनका मान भी रखना है। तो ऐसे में बड़ी सारी बंदिशें हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे एक सवाल नहीं, एक सवाल लेना चाहूंगा कि ये कौन सी डेमोक्रेसी की ब्यूटी का शेप है या रूप है कि आप इतने लंबे समय से बीजेपी वाले अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं? नहीं देखो, नहीं बना पा रहे हैं ऐसा नहीं है। अब अंदर ब्यूटी कौन सा रूप है इसका? जी 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 जी, आप ये बताइएगा कि हमारा कोई काम रुक रहा है क्या?
क्या हमारी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन कहीं हैम्पर हो रही है क्या? अंदर क्या है हमारे यहाँ पे? आपका ऐसा तो है एक नहीं। प्रिंसिपल है, अमित आपकी शाह पार्टी जी का ने एक प्रिंसिपल है, एक व्यक्ति एक पद। ठीक है, आप बताइए जगत प्रकाश नड्डा के पास कितने पद हैं? आप बता दीजिए खुद। नहीं, मैं नहीं मैं बोलूंगा, एक मैं बात नहीं बता बोलूंगा, रहा आप हूं बता आपको, दीजिए। देखिएगा। आप पहले उसी सवाल का जवाब दे दूं, फिर इस पे आऊंगा। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि हमारे पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि पहले से ही अध्यक्ष डिसाइडेड है, जैसे समाजवादी पार्टी में है या जैसे बाकी लोगों के अंदर है। हमारे यहां अध्यक्ष डिसाइडेड नहीं है। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई कैंडिडेट किसी भी पद के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए डिसाइड करते हैं, और उसके अंदर कई बार बहुत सारी खींचतान भी होती है, बहुत सारे प्लस माइनस भी होते हैं। जी। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बावजूद ना किसी इलेक्शन की तैयारी में, ना किसी प्रोसेस में कहीं पे भी हमारा कोई काम हैम्पर नहीं हो रहा। हाँ, कुछ अंदर की बातें हैं जो शायद मीडिया चैनल पे यहाँ पे ओपनली आपके सामने रखने में मैं असमर्थ हो सकता हूं। मैं सोचता हूं उतना तो आप मुझको लिबर्टी और फ्रीडम देंगे कि मैं कुछ बातें बताना चाहूं, कुछ बातों में कहना चाहूं। नो कमेंट्स। जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे ये बताइएगा विनोद जी, जब किसी के घर में या किसी के स्टेब्लिशमेंट में फायर एक्सटिंग्विशर होता है तो वो तैयारी होती है या डर होता है? जब आप 7 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न संभाल के रखते हैं तो तैयारी होती है कि डर होता है? जब आप हेलमेट पहनते हैं तो तैयारी होती है, डर होता है? ये अपना अपना सोचने का परिप्रेक्ष्य का तरीका है। और जैसे कि हमारे आदरणीय डॉक्टर अभिषेक जी ने कहा, बीजेपी की तो शुरू से एनडीए की वर्किंग ये रही है कि हम हर इलेक्शन को इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। देखिएगा, जब आप ही ने अभी अपने इंट्रोडक्टरी उसमें बताया कि किस तरह से पढ़े लिखे एमपीज के बावजूद 11 वोट 15 वोट डिस्क्वालीफाई हो जाएं, तो इसलिए एनडीए ने पहले से ही बहुत सारे ऐसे एमपी हैं जो पहली बार वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग कर रहे हैं, इसलिए उनकी बराबर कार्यशाला की। बीजेपी की अलग हुई, एनडीए की अलग हुई। उसके अलावा जितने भी मंत्री हैं उनके गुट बना के उनको एमपीज का दारोमदार दिया गया। ये क्या तरीका दिखाता है? ये तरीका डर नहीं दिखाता, ये तरीका एक जिसको बोलते हैं ग्रास रूट लेवल की वर्किंग दिखाता है कि कैसे आप माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, जो जिसके लिए बीजेपी अक्सर लोगों की तारीफ में रहती है। दूसरी बात, यहां पे जब हम बात करेंगे तो आप खुद समझ के देखिएगा कि यहां पे जब 2 कैंडिडेट्स चुने जा रहे हैं, नैतिकता की बात और वो सारी बातें तो अपनी जगह है, मैं यहां पे थोड़ा फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं। 2 कैंडिडेट चुने जा रहे हैं किस चीज के लिए? वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक बहुत बड़ा इलेक्शन है, क्योंकि राष्ट्र की सेकंड हाईएस्ट पोस्ट के लिए अगर राष्ट्रपति किसी वजह से एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट ही उस समय प्रेसिडेंट की जगह लेता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए आप एक कैंडिडेट पहले एनडीए अपना नॉमिनेट करती है और उसके बाद ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट करती है कि इस कैंडिडेट को आप सपोर्ट कीजिए। कभी तो राष्ट्र हित में सोचिए, दल हित को छोड़ दीजिए। लेकिन वो उस कैंडिडेट को सपोर्ट करने की बजाय एक दूसरा कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जबकि उन्हें भलीभांति मालूम है कि यह हारी हुई लड़ाई है जिसमें वो उतर रहे हैं। और वजह क्या बताते हैं कि भाई हम इसको इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आरएसएस का कार्य करता है। अरे कमाल की बात है, आप किसी व्यक्ति को या डिबेट में बुलाते हैं विनोद जी, तो ये सोच के बुलाते हैं कि मैं किस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं, मैं अपने एमटी टाइप में क्या करता हूं, या मेरा प्रोफेशन क्या है। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपने प्रोफेशनल कैलिबर में कितना दायित्व संभालता है। आप सोचिएगा, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं रेड्डी साहब, लेकिन उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है? 0/0। वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इस देश में एग्जीक्यूटिव अलग होती है, जुडिशरी अलग होती है, लेजिस्लेचर अलग होता है। वो कितने एमपीज को संभाल लेंगे और क्या उनको राजनीति की एबीसीडी भी पता है? कुछ नहीं। और दूसरी तरफ एक ऐसा कैंडिडेट जो 2 बार एमपी रह चुका है, जो कई स्टेट्स का गवर्नर का गवर्नर है, वो कितना राजनीति को समझता है, वो किस तरीके से एमपी से कोऑर्डिनेट कर सकता है। डॉक्टर साहब, आप अपनी कोई कॉमन मैन नहीं समझ सकता। आप अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदार तरीके से निभाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपनी पार्टी को कैसे डिफेंड करते हैं, बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूं कि भैया, मैं तो आपके ऊपर क्लियर इल्जाम लगा रहा हूं कि राहुल गांधी ने वोटिंग से एब्सटेन करके एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। जाओ बताओ, अब गलत प्रूव करो मुझे। जैसे बाकी लोगों ने एब्सटेन करके एनडीए को सपोर्ट किया है, ठीक इसी तरीके से राहुल गांधी ने एनडीए को सपोर्ट किया है। वोटिंग से एब्सटेन करके गद्दारी की है राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस से।
जवाब दो चलिए इस चलिए बात का, क्यों नहीं सुखदेव जी। कहूं ऐसा। मैं आपके दर्शकों के हित के लिए अभिषेक जी की बात का ही समर्थन करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब तो क्या है ना, 3:0 है, हम तीनों एक ही तरफ की बात कर रहे हैं जगदीप जी के हिसाब से, तो ऑपोजिशन तो खत्म ही हो गया है, जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। पर क्या करें, दुम दबा के भाग गए, अभी है तो ठीक है। लेकिन अभी एक बात समझिएगा, अगर उन्होंने वोट पोल किया भी है तो ना तो ये बताते हैं कि चाइना से उन्होंने सीक्रेट एमओयू क्या साइन किया, देश को कुछ नहीं बताते, ना ये बताते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कितना पैसा और क्यों लिया चाइना से, नहीं बताते। ये भी नहीं बताते कि जब पहले से डिक्लेयर्ड है, ये कोई इमरजेंसी में अचानक हुआ इलेक्शन तो नहीं है, कितने दिन पहले से डिक्लेयर्ड है कि फलां तारीख तक नॉमिनेशन है, फलां तारीख को इलेक्शन है। तो ऐसे में आप बताइएगा कि जो पार्टी का सर्वोच्च नेता होता है उसी को एलओपी बनाया जाता है, और अगर एलओपी वहां पे खुद उपस्थित नहीं है तो उससे नए सांसदों को क्या मैसेज जा रहा है। और अगर वो सच में कोई इतना इंपॉर्टेंट काम करने गए हैं जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बताएं देश को कि मैं हेल्थ रीजन से गया हूं। लेकिन उन्हीं के प्रवक्ता यहां आके कहते हैं कि वो छुट्टियां मनाने गए हैं। तो नॉन सीरियसनेस की तो उनकी इंतहा है, जो सब देखते आ रहे हैं। और आज से नहीं, चाहे वो पार्लियामेंट में जादू की जप्पी देना हो, पार्लियामेंट में आंख मारना हो, ये सब हरकतें, फ्लाइंग किस देना हो, ये सब अपनी नॉन सीरियसनेस वो पहले से दिखा रहे हैं। लेकिन हम इस मुद्दे को भटकाते नहीं है, हम इस मुद्दे के ऊपर आते। आपने जवाब मांगा तो हमने दे दिया, आपको इतनी दिक्कत क्या है? अब आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है, आप एक विश करने को ऐसा कहते हैं, और जब आपका नेता कूद कूद के मोदी के पास जादू की जप्पी पाने जाता है, अब आपको ये ध्यान नहीं आता। हांडा साहब प्लीज, आप आज सिर्फ पर्सनल टिप्पणी करने के लिए आए हैं क्या? मुद्दे पे बात करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। कभी अभिषेक जी पे पर्सनल टिप्पणी, कभी विनोद जी पे पर्सनल, नेपाल लिए चलते हैं, जी पे पर्सनल टिप्पणी, नेपाल लिए चलते हैं। 55 साल के युवराज नेपाल से बड़ी खबर आ रही है। आप मुझे पहले से सवाल करना लोकतंत्र का गला रेत रहे हैं। तुम्हारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इतने बड़े नेता कहां मस्ती मार रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, तुमसे हांडा साहब जवाब दे लो। तुम जवाब दे, हांडा साहब जवाब जवाब दे देते हैं ना हांडा साहब। हांडा साहब अपने नेता पे कुछ कह दो, आप जवाब कहां है वो, मैं सुनूंगा। विनोद जी संजीदा मैं पूरी बात सुनूंगा, लेकिन ये कहिए पर्सनल कमेंट्स मत दे। कभी अभिषेक जी पे दे रहे हैं, कभी आप पे दे रहे हैं, कभी मुझ पे दे रहे हैं। मुद्दे पे बोलने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, पर्सनल कमेंट देने हैं तो अपने अब हांडा साहब सुनेंगे। हांडा साहब कौन पूरा है वो तो सारी दुनिया जानती है। तुम्हारा 54 साल का बालक क्या उसका ये प्रवक्ता गोवा जाते हैं छुट्टियां मनाने, या देश भर में, दुनिया भर में कभी मनाने नहीं जाते, उसको माननीय प्रधानमंत्री 1.5 लाख मनाने जाते हैं। कहना ऐसा ही है, जैसे ये कहना है आज आप सूखे पानी से नहा के आए। और संशय का ऑलरेडी जिसको बोलेंगे अंदाजा और उसका मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम का ऑलरेडी शीर्ष नेतृत्व। अरे यार आप ये बताओ, झूठ रहे कोई वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था क्या? कुछ अरे एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसी हरकत करे जिस समय वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो छुट्टियां मना रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसा है, जिस दल का नेता ऐसा है, लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रहा है, जिसका लीडर ऐसा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब समझते हैं आप? ऐसे लोगों को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाना शर्म की बात है। ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन के स्थान पे विराजमान है और आपके पास नहीं है जवाब, सीधा जवाब नहीं है। ये बताने की हो कि कौन सा महत्वपूर्ण काम कर रहे हो पार्लियामेंट में, शायद हासिल नहीं है। और ना ही आपने एक टर्म यूज की थी, आपने एक टर्म यूज की थी, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, बीजेपी की ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। या तो वो शब्द वापस ले लीजिए, ऊपर कीजिए, या तो वो शब्द वापस ले पार्टी लीजिए। अंदरूनी रूप में कैसे चलेगी, क्या चलेगा, किसको कितने पद दिए गए, किसको कौन सा पद दिया गया। अब आपका सवाल नाजायज है, मैंने ऐसा कभी भी कहने की हिमाकत नहीं की। मैंने तो ये कहा कि आप संगठन हित में जो सवाल उठा रहे हैं वो सिर माथे पे, लेकिन आप विश्वास रखिएगा कि जो आपकी चिंताएं हैं उससे कहीं ज्यादा चिंता संगठन के सर्वोपरि जो हैं उनके दिमाग में भी जरूर है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ना तो ये पद रिक्त है, ना ही इसकी वजह से कोई काम रुका हुआ है, पर फिर भी संगठन हित में आपकी जो संशय और शंका है वो सिर माथे पे, इसके ऊपर
जल्द ही आप कोई निष्कर्ष देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो इस समय हमारे लिए जरूरी यह है कि आज शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में जो गुड न्यूज आने वाली है, जिसके अंदेशे और जिसको कहते हैं ना तूफान की आती हुई आहट ऑलरेडी जगदीप जी ने सुन ली, समझ ली, इसीलिए वो डिबेट छोड़ के भाग गए। तूफान आने में तिनके कितना उड़ जाते हैं वो लोग जिनका जमीन से कोई जुड़ाव नहीं होता। हम लोगों ने तो शाम की डिनर पार्टी भी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है। इससे ज्यादा और पॉजिटिविटी, इससे ज्यादा और ज्यादा आत्मविश्वास। डॉक्टर आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।